नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 का तीसरा अध्याय अपन शुरू कर चुके हैं और कल बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही तिब्बत से अपन ने पढ़ा। यानी एक एक कारण को समझा है, एक एक चीज को समझा है, क्या चला है आंदोलन में, क्या परिणाम हुए, सब कुछ बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि जो समझौते हुए उसके मेंबर कौन कौन थे ये भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो, सबसे मेन जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया वाला ही है, लेकिन प्रश्न तो कहीं से भी बन सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसकी जो है जो किसानों की भावनाएं थी, उसकी जो वहां पे कार्रवाई हुई, उसकी सूचना है, वो सभी जगह पे किसानों को प्रेरित कर रही थी। तो उसी से प्रेरणा लेके बेंगू में भी किसानों ने विरोध किया, क्योंकि बेंगू भी पड़ता है बिजोलिया के पास ही। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन से, और फिर आगे आपके जो पुस्तक में दे रखे हैं उनको अपन पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास आपके रहने वाली है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं कि कल जब मैंने बताया कि कक्षा 10 की जो क्लासेस थी उनको मर्ज करके आपको एक ही वीडियो के रूप में फैसिलिटी दी जाएगी कि उसको जो है अपन दे देंगे। तकरीबन 36 घंटे का वो वीडियो बन रहा है। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैंने देखे कि सर ऐसा मत कीजिए, आप मर्ज मत कीजिए, ऐसे ही रहने दो अलग अलग ही। तो आपको बता दूं, ऐसे ही तो है ही। यहाँ पे क्लासेस जो आती है उसको कभी भी हटाया नहीं जाता। या ऐसा नहीं है कि आज आपको क्लास दे दी और मैं जो है पेड कोर्स लॉन्च करना है इसलिए वहां से हटा दें ताकि आप कोर्स खरीदो, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो क्लासेस वहां पे तो उपलब्ध रहने ही है, आपके प्लेलिस्ट में तो अलग अलग तो मिलेगी, उसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जन्मों जन्मांतर तक आपके पड़ी रहेगी। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं कि एक ही क्लास को उठाया तो आपको पूरी पुस्तक का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 10 की पुस्तक अपन पूरी कर चुके हैं। तो वो वहां पे हमारा तो देखो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। 3 दिन से टीम जो है उस पर लगी हुई है और 3 दिन से जो उस पर काम चल रहा है कि हाँ, जो मेरा प्रारंभ का कक्षा का अभिवादन रहता है, जैसे अभी ये आपको सूचना दे रहा हूँ, वो अंत का जो रहता है समापन का, वो हटा के और बीच बीच में जो अपने स्टडी कंटेंट है उसको पूरी तरीके से आपको मर्ज करके, और 36 घंटे की वो क्लास बन रही है। यानी 36 घंटे में कक्षा 10 को जो है अपन ने व्यवस्थित तरीके से पूरा लपेट लिया है। अब अपन को ये क्लासें पढ़ने में लगे लगभग 2.5 से 3 महीने लगे, क्योंकि अपनी सप्ताह में 5 क्लास आती है और उसमें भी अपन जो है 30 35 40 मिनट की तकरीबन क्लास लेते हैं। तो ये चीज है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं भी चिंता मत करो। जब आप लोगों के लिए प्रयास किए तो ऐसा कभी नहीं किया जाएगा बीच में कि हमने यहाँ से क्लासेस हटा लें और अब आपको जो है मजबूर किया जाए कि आप हमारे पेड क्लास से देखिए या आप वापस से नई कोई देखें, ऐसा नहीं है। वो फैसिलिटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज अपन पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बेंगू किसान आंदोलन अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, ये मेवाड़ का, ये भी जो है मेवाड़ का ही क्षेत्र है और 1921 के अंदर यहाँ पे किसान आंदोलन जो है शुरू हो गया था। 1921 और लगभग 1925 तक जो है ये चला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, प्रेरणा और कारण क्या है। बिजोलिया आंदोलन से ही प्रेरणा ली है बेंगू किसान आंदोलन वालों ने भी, और इन्होंने जो है अनावश्यक करों, लागबाग, बैठ बेगार, सामंती जुल्मों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और शुरुआत और नेतृत्व कहां से हुआ है? 1921 में बेंगू के किसान मैनाल के भैरूकुंड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भैरूकुंड ध्यान रखना। देखो कैसे याद रखोगे, ब के बाद क्या आता है? ब आता है, तो ब से बेंगू, ब से भैरूकुंड। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो चीजें आ गई, एक तो आपके आ गया स्थान और एक आ गया नेतृत्व किसने किया है। तो राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया है और बेंगू में जो है ये कहां से शुरू हुआ है? भैरूकुंड से हुआ है, मैनाल के भैरूकुंड से ये शुरू होता है। पहली स्लाइड में आपको दो बढ़िया प्रश्न मिल गए, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए 1923 के अंदर क्या होता है। सामंती दमन चक्र के दौरान वर्ष, यानी कि कोई किसान आंदोलन हुआ है तो उसका क्या किया जाएगा? दमन करने की कोशिश की जाएगी। तो सामंती दमन चक्र के दौरान वर्ष 1923 में 23 में सेना की गोलाबारी में प्रमुख किसान रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। और यहां से बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नानजी और ठाकरे जी पटेल जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना लेके राणा फतेह सिंह जी के पास गए थे, वैसे यहाँ पे कृपाजी और रूपाजी धाकड़, आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे, ये शहीद हो गए तो इनकी शहादत से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। एक होता है इसमें बोल्शेविक समझौते की, इसकी संज्ञा दी गई। बेंगू के ठिकानेदार यानी ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह थे। इन्होंने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बाद में बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, यानी कि मजबूरी में या जबरदस्ती करवाया हुआ समझौता। बोल्शेविक समझौता जो है मजबूरी में
या जबरदस्ती किया हुआ समझौते की संज्ञा दी गई। सरकार ने इस समझौते को अमान्य कर दिया। बैंगो आंदोलन को बुरी तरीके से कुचलने का प्रयास किया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को पूरी तरह दबा नहीं सकी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो अनूप सिंह जी के मध्य और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ है, इसको कौन से समझौते की संज्ञा दी है? बोल्शेविक समझौते की उसकी संज्ञा दी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो टावर आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब देखिए, अब आते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। इतना ही देखा है बैंगो आपके, और बैंगो में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप लोगों के आगे इसके अंदर। फिर देखिए भरतपुर किसान आंदोलन। प्रारंभिक स्थिति देखिए, भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ की 95% भूमि सीधे राज्य खालसा के नियंत्रण में थी, ठीक है। सीधी जो है खालसा जाता था कहां पे? चला जाता था सीधा केंद्र में, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ मुख्य रूप से 5 जातियां थी, जिनमें ब्राह्मण, किसान कौन कौन थे? 5 जातियां, जिनमें ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव निवास करते थे, जो कमोबेश समान हैसियत यानी सामाजिक स्तर जो है समान रखते थे एकदम से। तो आंदोलन का कारण क्या हुआ फिर? तो आंदोलन का कारण, और 1931 में यह आंदोलन होता है। भरतपुर राज्य में वर्ष 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया। इससे पहले तक सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जब नया भूमि बंदोबस्त लागू किया तो यहाँ पे भू राजस्व में भारी वृद्धि हो गई। इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में वहां के भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लंबरदार थे, अब यहाँ भरतपुर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे भूजी लंबरदार, और एक बार ये प्रश्न बना था। जब ये प्रश्न बना नया नया, उससे पहले भी अपन ने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो जब नया नया बना तो फिर वही चर्चा का जो है केंद्र रहा था। लेकिन जिसने ध्यान दिया, भरतपुर के अंदर 2 ही चीज पूछते हैं। एक तो ओ पूछे कि कद करियो, तो 1931 में करियो है, और एक पूछे कि कौन करियो नेतृत्व, तो भोजी लंबरदार करियो। अब बताऊं था, ठीक है। एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले थे। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन थे। यहाँ पे 5 जातियां थी, ठीक है ना, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव, ठीक है। चलो देखो, अब देखो भोजी लंबरदार का नेतृत्व। राज्य द्वारा ध्यान न देने पर 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए, और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए, ठीक है। यानी कि किसानों को प्रेरित किया। अब यहाँ पे जैसे भड़काऊ भाषण लिखा, यानी कि किसानों को प्रेरित किया है अपनी मांगों के लिए। तो ये डेट ध्यान रखना, 23 नवंबर 1931। और नवंबर 1931 में ही पुलिस द्वारा भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके साथ ही यह आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो नेता है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, तो वो दिशाहीन हो जाता है, वैसे ही समाप्त हो जाता है। दूसरा कि आप कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे मान लो। तो यहाँ पे भोजी लंबरदार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और यहाँ पे आंदोलन समाप्त हो गया। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे भोजी लंबरदार से प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना, भ से भरतपुर, भ से भोजी लंबरदार। चलो भाई, अब चलते हैं मेव किसान आंदोलन। ये 1932 के अंदर हुआ है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमिन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की, और इसके माध्यम से मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया है, ठीक है। संगठित रूप दिया, एक तरीके से सांप्रदायिक जो है रंग पकड़ लिया था इसने, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मोहम्मद हादी को आप लोगों को ध्यान रखना है, मेव जो किसान आंदोलन है उसके अंदर। अब देखो, आंदोलन का नेतृत्व अलवर के मेव किसान आंदोलन का मुख्य नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यासीन खान द्वारा किया है। और यासीन खान के नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया था। देखो, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था है, उसकी स्थापना मोहम्मद हादी ने की है। यानी कि इससे क्या हुआ कि एक संगठित रूप दे दिया था, लेकिन मुख्य नेतृत्व जो किया है वो यासीन खान ने किया है। किसने किया है? यासीन खान ने किया है अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है। चलिए चित्र साथ साथ में देखते रहना, तो चीजें जो है दिमाग में स्थायी रूप से आपके सेट हो जाए। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो आप लोग, अब सरकारी प्रयास, राज्य काउंसिल। मेवों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को शामिल किया। इसके बावजूद आंदोलन थमा नहीं, बल्कि और अधिक तेज और उग्र हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि राज्य काउंसिल के अंदर जो है एक मुस्लिम सदस्य को शामिल कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेव ज्यादा थे। तो ये जो है एक तरीके से इनको राजी करने के लिए किया, लेकिन जो है किसान माने नहीं, उल्टा और आंदोलन जो है उग्र हो गया। फिर क्या हुआ? विशेष समिति का गठन किया 1937 के अंदर। वर्ष 1937 में बिलग्रामी के मातहत यानी कि अध्यक्षता के अंदर मेव संकट की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई। उसमें भी जो है यहाँ पे किसको लिया है? बिलग्रामी को ही लिया है।
परिणाम क्या निकलता है? इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट दी गई और इसके साथ ही उनकी सामाजिक धार्मिक समस्याओं का भी पूरी तरीके से समाधान किया गया। तो यहाँ पे 3 नाम आए हैं मेव किसान आंदोलन में, तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, तीनों ही ध्यान रखना है। एक तो मोहम्मद हादी, एक यासीन खान और एक बिलग्रामी, ठीक है, तीनों को व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना और सीक्वेंस ध्यान रखना, सन ध्यान रखना है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले, चलो ठाकुर आगे बढ़ा। अलवर किसान आंदोलन, जिसे नीमू चना किसान आंदोलन के नाम से या नीमू चना हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नींबू चना मत कर देना, नीमू चना एक स्थान है जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है, उस समय अलवर रियासत के अंदर आता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, चित्र देखो, मैं कह रहा हूँ चित्र देखो, याद होगा। यहाँ क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे सुअर दिख रहे हैं आपने, ठीक है। देसी भाषा में कई जगह गंडूरा कहते, कई जगह बडूरा कहते, बहुत सारे इसके जो है अलग अलग नाम है, होते हैं ये पीआईजी साहब, ठीक है। ये कौन होते हैं? पीआईजी साहब। अब कैसा लगता है पीआईजी साहब कहना? और भाई साहब पीआईजी, पिग, पिग यानी सुअर, ठीक है, ये है पीआईजी साहब। अब देखिए शुरुआती कारण क्या है। अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर पौधों रोधों में पाला जाता था, यानी विशेष बाड़े होते थे, उनको कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये सुअर किसानों की खड़ी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देते थे, फिर भी रियासती सरकार ने उन्हें मारने पर पाबंदी लगा दी। देखो एक तो ये बड़े जो बाड़े होते थे इनके अंदर पालते थे इनको, ठीक है, इनके अंदर पालते थे और अनाज खिलाते थे इनको। ये क्या करते, ये खेतों में छोड़ देते, तो खेत की खड़ी फसल को सुअर देखना हमेशा जो है पूरी खोद देता उसको, तो खराब कर देते। तो क्या करें, जंगली जानवर खराब कर रहा तो उसको मारेंगे किसान, लेकिन इस पे भी रोक लगा दी गई थी, यानी कि फसल खराब हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये क्या हुआ, विरोध होगा। अब सुअर विरोधी आंदोलन हुआ, 1921 में शुरू हुआ। सुअरों की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उसने किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी आगे और पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो लगान में वृद्धि की गई, बाद में क्या हुआ, 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने अचानक लगान में वृद्धि कर दी। सुअरों वाली समस्या समाधान हो गई, लेकिन यहाँ पे वृद्धि कर दी। तो क्या होता है, किसान इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, कब, 14 मई 1925 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे, 4 और 5 ध्यान रखनी है। 4 यानी कि 14 वाला 4 है और 5 यानी 25 वाला 5 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। बढ़ी हुई लगान दरों के विरोध के स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाना गांव में एक सभा के रूप में एकत्र हुए। उस समय इतने लोग एकत्र होना यानी वास्तविक परेशान बहुत ज्यादा थे। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें पहुंच जाती है चुटकी में, ठीक है, पलक झपकाते ही खबर पहुंच जाती है, यहां से पोस्ट डाली वहां पे डिलीवर सीधी। लेकिन उस समय जो है सबको सूचना देना, सबका एकत्र होना बहुत बड़ी बात थी। 800 लोग यदि एकत्रित हुए हैं कहीं, तो ये वास्तव में कितनी पीड़ा झेल रहे होंगे तब हुए। तो ये सब वहां पे एकत्र हुए थे। तो यहाँ पे क्या किया, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लेकिन सैनिक बलों ने जो है मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग और गोलीबारी कर दी, जिससे देखते सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए यहाँ पे, ठीक है। मशीन गन लगा के फायरिंग की है, यानी बचने का कोई जो है चांस नहीं रहता। ये तारीख थी 14 मई 1925 का, ये काला दिन था अलवर के लिए, तो ये ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है ना, भू राजस्व में वृद्धि कर दी। कौन थे शासक? जय सिंह थे। और यहाँ पे जो है सभा चल रही थी बहुत बड़ी, और उस पे क्या किया, मशीन गन लगा के फायरिंग कर दी, जिससे जो है सैकड़ों किसान मारे गए। लो स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर देखिए गांधी जी की प्रतिक्रिया आती है इस पे, ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं, ये कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स है और ये डायरशाही यानी डायरवाद का एक गहरा और व्यापक रूप है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है और डायरशाही है। ये तो ये डायरशाही का एक गहरा और व्यापक, डायरशाही की इसको संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये पूछते हैं, डबल डायरिज्म कहा इसको, क्या कहा, डबल डायरिज्म, यानी कि दोहरा डायरवाद है ये, ठीक है। आंदोलन का अंत होता है इस भारी जन आक्रोश और हत्याकांड के बाद अंततः अलवर सरकार को लगान के बारे में किसानों की मांगों के समक्ष झुकना पड़ा, जिसके साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1925 की घटना के बाद फिर यह आंदोलन समाप्त होता है। ले स्क्रीनशॉट। चला आगे, चलिए अब बूंदी राज्य में चलते हैं। अब बूंदी राज्य के अंदर जो प्रथम चरण है आंदोलन का, वो है 1922 से 1923 तक। अब इसे यहाँ पे जो है 25 प्रकार की लाग मांग ली जाती थी। कितने? 25 प्रकार की लाग
बाग, ठीक है। 25 प्रकार की लाग बाग ली जाती है, जैसे बहुत सारी, जैसे कि चराई लाग हो गई, घर लाग, पग लाग, हल लाग, घास लाग, बहुत सारे, मतलब ये एक उदाहरण दे रखा है। ऐसी जो है बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे। लाग बाग का मतलब क्या है, यानी कि टैक्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आंदोलन के कारण बिजोलिया और बेंगू के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागे, लगभग 25 प्रकार की लाग, बेगारे और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। शुरुआत कैसे होता है, अप्रैल 1922 के अंदर बिजोलिया और बेंगू के आंदोलनों से अत्यधिक प्रभावित होकर अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में, यह ध्यान रखना, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग जो होता है वो बरड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, बरड़। बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग है वो बरड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक लिया, यानी कि इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो बच्चे क्या वो, इसका नेतृत्व किसने किया, इस आंदोलन का मुख्य संचालन राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम ने किया है। किसने किया है, नैनू राम ने किया है, ठीक है। यहाँ नैनू राम ऐसे भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, कैसे, नैनू राम, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक। देखिए डाबी हत्याकांड, इसकी भी डेट याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी डाबी हत्याकांड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमूचाना हत्याकांड इंपॉर्टेंट है, डाबी हत्याकांड इंपॉर्टेंट है। फिर जनजातीय आंदोलन में पढ़ते हैं मानगढ़ हत्याकांड, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पूछे जाते प्रश्न, ठीक है। अब देखिए बूंदी राज्य के दमन चक्र के विरोध में 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक विशाल सभा आयोजित की गई और इस सभा पर पुलिस ने क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और अंधाधुंध गोलियां चलाई है। यहाँ पे भी क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया है। अब इस डाबी गोलीकांड के परिणाम स्वरूप नानक जी भील, क्या ध्यान रखोगे, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, और देवीलाल गुर्जर, ये दोनों शहीद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर मौके पर ही शहीद हो गए और इस विभत्स घटना की पूरे बूंदी राज्य में व्यापक निंदा होती है। दोनों ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कौन डाबी के अंदर कौन सा जो है शहीद होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना नानक भील और देवीलाल गुर्जर जो है वो शहीद होते हैं, ठीक है। ये डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चे क्या हुआ कि प्रशासनिक रियायतें मिली इनको, बढ़ते जन आक्रोश को देखकर बूंदी सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग माग और बेगार प्रथा में कुछ छूट प्रदान की, ठीक है। प्रथम चरण की समाप्ति 1923 में होती है। किसान इन नामात्र की रियायतों को पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन वे आंदोलन को आगे खींचने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से उचित मार्गदर्शन मिलना भी बंद हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1923 के अंत तक यह आंदोलन प्राय समाप्त सा हो गया, ठीक है। 1923 के अंत तक जो है ये समाप्त सा हो गया, क्योंकि नेतृत्व तो बिना क्या करे, दिशाहीन हो जाता आंदोलन। तो ये है मुख्य मुख्य चीजें जहां है, मैं स्पेशल बता रहा हूं, तो उनको ध्यान से सुने और वो इंपॉर्टेंट है। जैसे डाबी हत्याकांड कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब डाबी हत्याकांड में शहीद कौन हुए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मुख्य मुख्य चीजें आप व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई, अब बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दूसरा दौर 1936 के आसपास जो चलता है। अब ये क्या है, आंदोलन का पुनरुत्थान, ठीक है। 1923 में वो समाप्त हुआ, फिर 36 में, 1936 ईस्वी में बरड़ क्षेत्र में किसानों को एक बार फिर जागीरदारी शोषण के विरुद्ध असंतोष भड़का और आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ है। अब इसके अंदर बहुत कम किताबों में पढ़ने को मिलता है हिंडोली सम्मेलन, बहुत कम किताबों के अंदर, ठीक है। हिंडोली सम्मेलन जो है बहुत कम किताबों में पढ़ने मिलेगा, लेकिन 9th की किताब में दे रखा है। हिंडोली सम्मेलन होता है 5 अक्टूबर 1936 को। कब होता है, 5 अक्टूबर 1936। आंदोलन को गति देने के लिए 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली गांव में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में क्षेत्र के 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों ने लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो यहां से यह भी ध्यान रखना कि यहाँ पे सम्मिलित कौन हुए, गुर्जर और मीणा समाज के लोग हुए हैं, ठीक है। गुर्जर और मीणा समाज के लोग हुए हैं। हिंडोली गांव में हुआ है, हुंडेश्वर महादेव मंदिर में हुआ है, 5 अक्टूबर 1936 को हुआ है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दी। और आने वाले समय में हिंडोली सम्मेलन से आप लोगों को कहीं ना कहीं पंक्ति जरूर देखने को मिलेगी, जो एग्जाम पेपर के अंदर कहीं ना कहीं जबरदस्ती घुस जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि कहां से संबंधित है, बूंदी से संबंधित है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो बच्चे क्या, वो मांग पत्र और सरकार की उपेक्षा। सम्मेलन में किसानों ने क्या किया, सर्वसम्मति से एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया
और बूंदी सरकार के पास भेजा, किंतु सरकार ने उनकी जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लंबा संघर्ष चला है। अपनी मांगों की उपेक्षा से नाराज होकर किसानों ने राज्य के खिलाफ एक नया आंदोलन छेड़ दिया, जो काफी लंबे समय तक निरंतर चलता रहा है। देखो, मांग पत्र प्रस्तुत करने गए यहाँ पे, लेकिन बूंदी सरकार ने मना कर दिया। तो मना करेंगे तो क्या होगा? आंदोलन होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना। ए चीजें है नहीं, ए बूंदी में ए बहुत कम जो है ध्यान दी गई चीजें हैं। ठीक है, तो आने माते ध्यान दियो जानो चीजें। लियो स्क्रीनशॉट। देखिए, अंतिम समझौता और आंदोलन का अंत। अंततः प्रशासन को विवश होकर समझौता करना पड़ा। सरकार ने किसानों को चराई करों में कुछ विशेष छूट दी, युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग जो है वो बंद कर दिया, और आंदोलन के दौरान जिन भी किसानों पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बिना शर्त के छोड़ा गया। ठीक है, और इस अंतिम समझौते के साथ यह आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्या किया है यहाँ पे कि अंत में मानना पड़ा, चराई करों में छूट दे दी, युद्ध ऋण में जबरन वसूली बंद कर दी, और गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया, और अंतिम रूप से ये दूसरा दौर भी इसका समाप्त होता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। टाब्रो चित्र देखो फिर जो थे, सीधी सीधी कॉमिक्स है नहीं आ याद हो जाई था जीडी कॉमिक्स का कमाल। आरबीएससी की कॉमिक्स यो निकाल देंगे किताब, आरबीएससी जीजीडी कॉमिक्स। नहीं, इसकी बुक नहीं आएगी, ये ऐसे ही पढ़े आप। ठीक है, इतनी जो है पुस्तकें, फिर हमको ट्रोल होना पड़ता भी क्या इसकी भी पुस्तक निकाल दी। ओ कौन देखे कि टावर खुद कह रिया तो भी मैं जो है नहीं पचे आलनो कर दांगे। नहीं नहीं नहीं, इसकी नहीं निकालनी है। ठीक है, चलिए। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, पृष्ठभूमि देखिए। अब जयपुर राज्य का किसान आंदोलन शुरू करते हैं। राजस्थान की अन्य रियासतों की भांति जयपुर राज्य में भी किसान दयनीय स्थिति में थे। शासकों के आतंक वाले शोषण और अत्याचार से बिल्कुल पीड़ित थे, परेशान थे। और आंदोलन के मूल केंद्र क्या थे? जयपुर रियासत के पश्चिमी भाग में स्थित निम्नलिखित ठिकाने कौन कौन से? शेखावाटी, तोरावाटी जो कांतली नदी का किनारे वाला भाग है वो, सांबर, सीकर और खेतड़ी, ये सब जो है तब इसके अंतर्गत आ जाते थे, जयपुर ठिकाने के अंतर्गत। तो ये सारे सारे प्रमुख केंद्र रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आंदोलन का श्री गणेश कैसे हुआ। इस जो है पूरे किसान आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम सीकर ठिकाने से होती है, और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुरुआत कहां से होती है? सीकर से शुरुआत होती है। क्या ध्यान रखोगे? सीकर से शुरुआत होती है। ठीक है, स से सीकर, स से शुरुआत। तो स से शेखावाटी से शुरुआत मत कर देना, शेखावाटी के अंतर्गत ही सीकर आता था, लेकिन जो है सीकर को अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए चले आगे। देखिए, सीकर ठिकाने में राव राजा कल्याण सिंह की नीतियां और आंदोलन 1922 का समय। इन्होंने क्या किया? भूमि कर में वृद्धि की। वर्ष 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने गद्दी पर बैठते ही भूमि कर में यानी कि लगान के अंदर 25 से 50% की वृद्धि कर दी, सीधी सीधी। थान तो है नहीं, आजकल के टेस्ट सीरीज वगैरह में डिस्काउंट दे दिया करा में, बी टाइम डिस्काउंट डिस्काउंट कोई को लगान में वृद्धि और ठोक देता, ले हो भाई। ठीक है, तो क्या हुआ? वचन भंग और किसानों की नाराजगी हुई। राम राजा ने किसानों को आश्वस्त किया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी, परंतु उन्होंने अपना यह वादा पूरा नहीं किया। इस धोखे से किसान अत्यंत खिन्न हो गए और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी, आंदोलन की शुरुआत कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले। प्रमुख नेताओं का आगमन। ठीक है, अब ये आंदोलन तो शुरुआत हो गया। अब यहाँ पे पहले आके नेता कौन से जुड़ते हैं देखिए। एक तो राम नारायण चौधरी, बेंगू किसान आंदोलन में जिनको पढ़ा अपन ने। एक हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने की स्थानीय किसानों को भारी प्रोत्साहन मिला और आंदोलन तेज हो गया। राम नारायण चौधरी जी आ गए, हरि ब्रह्मचारी जी आ गए, तो इससे थोड़ा सा संबल मिला। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गूंज कैसे हुई कि सीकर के इस किसान आंदोलन की गूंज भारत की केंद्रीय असेंबली के साथ साथ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में भी गूंजी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि कौन से आंदोलन की गूंज जो है, कौन से आंदोलन की बात ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भी चली थी। तो ये सीकर से शुरू हुआ ये आंदोलन है। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन। अब देखिए ब्रिटिश सरकार की सलाह क्या है। बढ़ते विरोध को देखकर ब्रिटिश सरकार ने राव राजा कल्याण सिंह को अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त लागू करने की सलाह दी कि व्यवस्थित तरीके से चलाओ भाई, यूं जो है डबा डब मत करो थे, व्यवस्थित तरीके से चलाओ, किसान परेशान हो रही है, यूं जो है सलाह दी। ठीक है, एक बार ले स्क्रीनशॉट। फिर देखो छोटी जरीब का खेल। जरीब क्या होता था? जमीन मापने का
जो एक रस्सी टाइप होती थी, जरीब बोलते थे उसे। जैसे पटवारी की जो तैयारी करते हैं ना, तो उन्हें ये जरीब वगैरह पढ़नी पड़ती है। ये शेरशाह सूरी के समय से जो है ये व्यवस्था के अंदर चली आ रही है कि ये जमीनें कैसे मापी जाती थी, टोडरमल और उनके समय से चली आ रही है। ठीक है, देखिए राव राजा ने बंदोबस्त से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण सर्वेक्षण यानी कि नाप जोखा करवाया, लेकिन इसमें बेईमानी करते हुए छोटी जरीब यानी भूमि मापने की कम लंबाई वाली रस्सी का उपयोग किया गया, छोटी जरीब का उपयोग किया। ठीक है, जरीब छोटी करके राव राजा ने इजाफा के नाम से प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर अतिरिक्त वृद्धि कर दी, यानी कि कुल मिला के किसान को परेशान किया गया। जरीब छोटी कर दी, और जरीब छोटी करने से क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, इजाफा यानी बढ़ोतरी के नाम पर प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर वृद्धि कर दी, यानी कि बीघे के अंदर जो है फेरबदल कर दिया जरीब छोटी करके। ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे जो है ये गड़बड़ कर दी। इससे क्या हुआ, वापस किसान ही परेशान होना था। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि छोटी जरीब का वाला कहाँ पे सीन हुआ था, तो ये ध्यान रखना आपको, जयपुर किसान आंदोलन है। अब देखो किसानों का असंतोष, जाट सभा और जन चेतना का प्रसार 1925 से 33 का समय है। जरीब की लंबाई कम रखने यानी भूमि कम नापने तथा भूमि कर में दोबारा की गई इस नई वृद्धि के कारण किसानों में असंतोष फिर से बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, फिर होता है बगड़ अधिवेशन अक्टूबर 1925 के अंदर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी के बगड़ नामक स्थान पर जाट सभा का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में राज्य की जागीरदारों और जाटों पर किए सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया गया। फिर कुल मिला के किसान को परेशान किया जा रहा था, आंदोलन कोई यही नहीं करे, जब दाबजिया ने गले हुंदी जने आंदोलन करना ही पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, जरीब का खेल कर दिया अब इन्होंने। तो भूमि कम नाप रहे हैं, इनकी भूमि ज्यादा थी और उसको कम नाप रहे हैं, और फिर और कर लगा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में जो है बगड़ के अंदर अक्टूबर 1925 में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए फिर देखिए, जाट नेताओं ने शेखावाटी के अलग अलग गांवों में पहुंचकर वहां के कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया और उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगा न देने के लिए पूरी तरह समझाया। अलग अलग ठिकानों में गए, किसानों को प्रेरित किया, क्योंकि जब सोर्सेज यही थे, पहुंचना पड़ेगा। व्हाट्सएप उस समय नहीं चलता था। ठीक है, ठाकुर देशराज का नेतृत्व सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। भरतपुर के प्रसिद्ध जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करने को प्रेरित किया, और उनमें एक नई राजनीतिक चेतना का जो है संचार किया। किसने, ठाकुर देशराज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए झुंझुनू में 1932 में एक भव्य समारोह होता है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पे जाट महासभा के तत्वाधान में एक विशाल समारोह आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक समारोह में रिकॉर्ड 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया, जिससे किसान आंदोलन अभूतपूर्व इसको प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, जाट महायज्ञ भी हुआ यहाँ पे। तो ये क्या है, 60,000 किसान इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात है। पलथाना के अंदर एक सभा हो रही थी, सितंबर 1933 की बात है। जाटों को पूरी तरह संगठित करने के उद्देश्य से ठाकुर देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया, और इस सभा में सर्वसम्मति से सीकर ठिकाने में एक विशाल महायज्ञ करवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इस महायज्ञ से भी आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीजें यू पूछ ले, जाट महासभा क्या दिन हुई, तो बसंत पंचमी ध्यान रखना जरूरी है, झुंझुनू के माए हुई है। ठीक है, पलथाना सभा कब हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, सितंबर 1933 के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर देखिए सीकर महायज्ञ और राव राजा की दमनकारी नीतियां, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। देखिए जनवरी 1934 है। तनाव का कारण क्या, महायज्ञ की अध्यक्ष की सवारी निकालने के लिए सीकर के राव राजा ने हाथी देने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने मांग की थी कि भाई हमारे महायज्ञ हो रहा है, इसके लिए जो है हाथी की सवारी निकालनी है, तो इन्होंने मना कर दिया, जिससे किसानों और शासकों के बीच भारी तनाव उत्पन्न हो गया। फिर जनवरी 1934 में आयोजित इस महायज्ञ के समय किसानों द्वारा लिए गए ओजस्वी भाषणों में सीकर ठिकाने की नीतियों की कटु आलोचना की गई, और इन भाषणों से खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार करवा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन पूछ सकते हैं कि पहली गिरफ्तारी किसकी हुई, तो चंद्रभान की हुई है। सजा का प्रावधान, चंद्रभान को 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए जुर्माने का दंड दिया गया, जिसका जाटों ने बहुत कड़ा विरोध किया। 51 रुपए उस समय बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, 5 लाख समझ लो आज के, इतना फर्क था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दंड स्वरूप जो इनके ऊपर राशि वगैरह बताई गई है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भैया एग्जामिनर ने चीजें अलग अलग चीजें
तो एकदम सीधा सीधा नहीं बने। एक तो पहली गिरफ्तारी की है चंद्रभान की है, ठीक है, और सजा कितनी मिली है वो ध्यान रखना है कि 6 सप्ताह की तो जेल है और 51 रुपया नकद है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, ये देखो सजा सजा सुनाई जा रही है यहाँ। फिर सोतिया का बास दुर्व्यवहार और कटराथल महिला सम्मेलन 1934, जो किशोरी देवी के अंदर भी अपन ने पढ़ा है, व्यक्तित्व अपन ने ना उसके अंदर। देखिए घटना की पृष्ठभूमि क्या है। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया गया और इस अमानवीय दुर्व्यवहार के कड़े विरोध में 25 अप्रैल 1934 को एक महिलाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। तारीख याद रखना 25 अप्रैल 1934 को हुआ है, ठीक है। कटरातल वाला पूछ लेना, तो कटरातल 25 अप्रैल 1934 है। अब सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस ऐतिहासिक महिला सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसिद्ध महिला नेता किशोरी देवी ने की है, ठीक है। इस सम्मेलन के क्षेत्र में लगभग जो है 10,000 महिलाओं ने भाग लिया है और ओजस्वी भाषण दिया था उत्मा देवी ने। किसने दिया था? उत्मा देवी ने दिया। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया है? किशोरी देवी ने किया है। अपन ने पढ़ा था ना, हरलाल सिंह जी की पत्नी किशोरी देवी। ले स्क्रीनशॉट। कूदन गांव हत्याकांड और ब्रिटिश संसद में गूंज, ठीक है। अप्रैल 1935 की बात है, कूदन गांव की, ठीक है। क्या हुआ था देखिए, लगान वसूली की कार्रवाई। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की भारी सहायता लेकर जबरन भूमि लगान वसूल करने कूदन गांव पहुंच गया, ठीक है। कूदन गांव में पहुंच चुका है। अब वहां क्या हुआ? लगान वसूली के विरोध में जाट किसानों में भारी रोष फैल गया। वहां अचानक हिंसा भड़क उठी और स्थिति को दबाने के लिए निर्दोष किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। निर्दोष किसानों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी, जहां पे 4 जाट किसान शहीद हो जाते हैं, ठीक है। 4 जाट किसान शहीद होते हैं। पुलिस की इस बर्बर गोलीबारी में 4 जाट किसान मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। इस घटना में 14 किसान गंभीर रूप से घायल होते हैं। शहीद होने वालों के अंदर चेतराम और टीकूराम प्रमुख थे, ठीक है। चेतराम, टीकूराम, रूगाराम ये भी थे। तो ये जो है प्रमुख इसके अंदर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो बच्चे के हैं, गिरफ्तारियां हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग 175 जाट किसानों को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया गया। और इस विभत्स कूदन हत्याकांड की गूंज सीधे ब्रिटिश संसद के अंदर वापस उठती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठती है, क्योंकि अंग्रेज थे ना यहाँ पे, तो वहां पे जो चर्चा चलती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में बात उठती है। जयपुर महाराजा हस्तक्षेप करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी और बढ़ते जन आक्रोश से मजबूर होकर जयपुर के महाराजा स्वयं इस पूरे मामले की ओर विशेष ध्यान देना पड़ा कि भाई क्या चल रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स तक में बात उठ गई है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब देखिए आंदोलन की अजेयता। ठिकाने का घोर आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका, ठीक है। ठिकाने को ही झुकना पड़ा था। अंततः सीकर ठिकाने को विवश होकर नियमित भूमि राजस्व तथा भूमि बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा और किसानों की कतिपय कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। इस आंदोलन के अंदर किसानों को संगठित होने के लिए निरंतर प्रेरणा देने वाली प्रमुख महिला धापी दादी थी। कौन थी? धापी दादी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भैया ये सवाल, ठीक है। ये आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। सीकर आंदोलन से संबंधित है। धापी दादी का संबंध कहां से है? सीकर किसान आंदोलन से। इसके अलावा और जो है किसान नेता पूछे जाएंगे, तो उनमें कौन थे? सरदार हरलाल सिंह जी थे, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटडा दाऊ, हरू सिंह पलथाना, गौरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बहरूपुरा, लेखराम कसवाली, ये सारे शामिल थे। अरे भैया ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट खजाना निकल के आया प्रश्नों का। यही दो चीजें पूछ रहा है एग्जामिनर। पाछा पढ़ा है एक बार, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो दापी देवी, एक तो क्या नाम है? दापी देवी। पाछो पढ़ो, याद नहीं है जितनी बार पढ़ना वही तरीको है याद करने को, क्या जब तक याद नहीं है तब तक पढ़ो। तो देखो, एक तो दापी देवी, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह, ठीक है, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटडानऊ, हरू सिंह पलथाना, गौरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बहरूपुरा, लेखराम कसवाली, ठीक है। 2-4 बार और पढ़ लियो, याद ऊंची, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखिए अब शेखावाटी के अन्य ठिकानों में आंदोलन का विस्तार और दमन। मार्च 1933 के अंदर शेखावाटी के अन्य प्रमुख ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। यहाँ के जाटों ने ठिकानेदारों को भूमि कर देने से साफ मना कर दिया। और ये ठिकाने थे कौन कौन से? तो इसमें खेतड़ी, डूंडलोद, ठीक है, डूंडलोद कर देना, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिशाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर और पाटन
और कितने बड़े तरीकों था जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई। देखो यहाँ ठिकाना याद करना है, ठीक है, सब जगह फैल गया। हमीरवास की बर्बरता देखिए, देखिए 16 मई 1934 की बात है, कब की, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना ये। काफी सारी चीजें जो है 9th की किताब में स्पेशली दे रखी है, बाकी कई किताबों में नहीं मिलती है। हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए थे। क्या हुआ, 33 घर जल गए। किसने लगाया, यहाँ के हमीरवास के ठाकुर थे कल्याण सिंह, उन्होंने जो है हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घर जला दिए, ठीक है। और ढूंढलोद में भी अत्याचार हुए। ढूंढलोद के ठाकुर जयसिंहपुरा गांव के किसानों को पूरी तरह आतंकित किया। उनके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ मिलकर खेतों में किसानों पर लाठियों और तलवार से घातक वार किए और जाट किसानों को घायल कर दिया। तो किसानों का जो है सशस्त्र मुकाबला देखिए कि जागीरदारों की इन हिंसक हरकतों से शेखावाटी के किसानों भी स्वयं को सशस्त्र संगठित किया और डटकर मुकाबला किया कि भैया अब जो है लाठी का जवाब लाठी से ही दिया जाएगा, कि हमें जो है निरंतर कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो अब जो है इनकी ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने भी डटकर मुकाबला करना शुरू कर दिया। लो स्क्रीनशॉट। जयपुर महाराजा को मांग पत्र और भूमि बंदोबस्त की शुरुआत देखिए, 9 अक्टूबर 1934 की बात है। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को एक आधिकारिक मांग पत्र भेजा और इसमें प्रार्थना की गई कि महाराजा उन्हें जागीरदारों के इस खूनी आतंक से मुक्त कराए, क्योंकि जागीरदार उस समय निरंकुश हो चुके थे। उनको मांगे पूरी नहीं हो तो मारो, मार काट करो, ये उनके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या है, शेखावाटी के नाजिम यानी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी, जिसमें उसने कुछ किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके त्वरित समाधान के लिए उचित सुझाव दिए। नाजिम ने रिपोर्ट पेश की कि कई रिपोर्टें जो है ये किसानों की शिकायतें सच है और इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो शांति की स्थापना 1936 में हुई। नाजिम की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप वर्ष 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की आधिकारिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जिससे शेखावाटी और सीकर में कुछ शांति स्थापित हुई, ठीक है। 1936 में जाके जो है कुछ शांति स्थापित हुई थी। ले स्क्रीनशॉट। देखिए दीर्घकालीन संघर्ष का अंत कब होता है, ये तो छोटी छोटी जो है रियायत मिल रही है। 1947 में जाके होता है, लोकप्रिय सरकार का गठन होता है, ठीक है। 1947 भारत आजाद हो गया। सीकर और शेखावाटी के इस ऐतिहासिक दीर्घकालीन संघर्ष, किसान संघर्ष जो चल रहा था, अंतिम रूप से मार्च 1947 के अंदर जो है समाप्त होता है। देखो इसमें पूछेंगे आप लोगों को नेतृत्व हीरालाल शास्त्री, क्या ध्यान रखोगे, जयपुर रियासत में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन होता है। और टीकाराम पालीवाल की व्यवस्था देखिए, नवगठित सरकार के राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने पूरे गैर खालसा क्षेत्र यानी कि जागीरदारी जो भूमि थी उसमें नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त करवाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की, जिसके साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब देखो हीरालाल शास्त्री हो गए, टीकाराम पालीवाल हो गए, ये क्या कि ये प्रजामंडलों से जुड़े हुए थे, तो इनको ये चीजें पता थी कि किसानों को किस तरीके से रियायत दी जा सकती है, किसानों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो वहां पे फिर इन्होंने व्यवस्थित तरीके से भूमि बंदोबस्त लागू किया, तब जाके किसानों को अंतिम रूप से राहत मिली थी, ठीक है। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ अपना जो है बिल्कुल क्लास शुरू हुई, तब से जो है किसान आंदोलन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बातचीत के बढ़ा है। यदि बातचीत करने लग जाता बीच में तो 38-40 मिनट वाली क्लास है नहीं, 1.5 घंटे चल जाती। तो इसलिए व्यवस्थित बढ़ो और ये किताब जरूर पढ़ना, वापस पाठ्य सामग्री के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप लोगों को प्रत्येक किसान आंदोलन से हो गया या किसी भी चीज से, किसी भी टॉपिक से, वो इसमें प्रश्नों को बनाकर व्याख्या के रूप में दिए गए हैं। तो इसके अंदर के एक एक प्रश्न, उनके ऑप्शन और उनकी व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान जरूर देना। कॉम्बिनेशन बना के चलो ताकि जो है पिछड़ना नहीं पड़े, ठीक है। और बढ़िया तरीके नियमित तरीके पढ़ते रहे, जो यूं नहीं के थे जो आज एक क्लास देखी पचे हो जाओगे, 3 दिन बाद में देखना, 4 दिन बाद, यहाँ देखने वाला टबर है नहीं लारे रहेगा। मेरे पास में दिन के सैकड़ों कमेंट आते हैं कि सर हमने शुरुआत तो आपके साथ ही की थी ये बैच पढ़ने की, लेकिन आप तो पढ़ाते चले गए, लेकिन हमारी जो है लय छूट गई। जब मैं मेरी लय नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। समस्याएं आएगी, जीवन जो है समस्याओं से भरा हुआ है, हर रोज परेशानी आएगी। और जिस रोज तुम सुबह उठते हो उस रोज यदि कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है तो समझ लेना कि जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है। परेशानी हर रोज आएगी, लेकिन आपका लक्ष्य जो है आपके नजरों में क्लियर होना चाहिए,
कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें बनना क्या है। जब ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती। ठीक है, और नियमितता के अंदर ही सबसे बड़ी ताकत है। आज देख लो, जीरो से शुरू किया हुआ ये प्लेटफॉर्म 1 मिलियन पे पहुंचा है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नियमितता। और मैं नियमित रहा हूं तभी आप लोगों ने विश्वास किया है। ठीक है, तो आप नियमित रह जाओ, आप नौकरी ले लोगे, बस इसके अंदर सार है। ठीक है, बाकी सब बेकार है। तो आज की क्लास में टाबरो इतो ही। अब मिला आप अगली क्लास में, अगला सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।